नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन, बेहद अहम दिन, और प्रधानमंत्री की रूस यात्रा पर विश्व की नजरें रहीं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच बातचीत हुई तो वो जो विश्व की नजरें हैं उसके वो तमाम मुद्दे इस बातचीत में सामने आए, और इन मुद्दों में सबसे अहम रहा यूक्रेन और रूस का युद्ध। उसे लेकर प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तरीके से जो भारत का अभी तक का पक्ष रहा है उसे सामने रखा, और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा राष्ट्रपति पुतिन से कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता है। उन्होंने ये भी चेताया कि भावी पीढ़ियों को शांति का संदेश देने की जरूरत है, भावी पीढ़ियों के लिए शांति आवश्यक है। और एक तरह से इस पूरी यात्रा और दोनों नेताओं के बीच के संवाद को यह माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत ने एक बार फिर समाधान की पहल को राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखा है। तो एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी तमाम बातचीत रही आज की बातचीत में, और साथ ही साथ भारत को लेकर भारत और रूस के द्विपक्षीय संबंधों को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, आर्थिक जो लक्ष्य रहा है दोनों देशों के सहयोग का, उसके लिए भी नए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उस पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई, दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और इस यात्रा में दोनों देशों के बीच 9 समझौते हुए हैं। तो इन तमाम एक तरह से प्रधानमंत्री की रूस यात्रा से जुड़ी तमाम पहलुओं पर विस्तार से करेंगे चर्चा, साथ ही साथ देश दुनिया की अन्य खबरें भी होंगी। लेकिन शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। मॉस्को में लिखी गई भारत रूसी दोस्ती की नई इबारत। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की जताई प्रतिबद्धता। व्यापार, वाणिज्य, सुरक्षा सहित सभी अहम मुद्दों पर चर्चा। पुतिन ने दोनों देशों की मित्रता को बताया बेहद रणनीतिक साझेदारी। पीएम मोदी ने फिर दोहराया संवाद और कूटनीति से शांति तक पहुंचने का संदेश। कहा बम, बंदूक और गोलियों के साथ संभव नहीं शांति। आतंकवाद का भी उठाया मुद्दा, आतंकवाद के किसी भी प्रारूप को बताया अस्वीकार्य। प्रधानमंत्री ने रूस के सामने मजबूती से उठाया गुमराह कर रूसी सेना में शामिल किए गए भारतीयों का मुद्दा। रूस ने इन भारतीयों को जल्द कार्यमुक्त करने का दिया आश्वासन। दोनों देशों के बीच कई सहमति पत्रों पर का हुआ आदान प्रदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। भारत रूस संबंधों में शानदार योगदान के लिए दिया गया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपिस्टल अवार्ड। पीएम ने बताया सभी भारतीयों का सम्मान। मॉस्को में टॉम्ब ऑफ द अननोन सोल्जर स्मारक पर प्रधानमंत्री ने द्वितीय विश्व युद्ध के सैनिकों को दी श्रद्धांजलि। रोसोटॉम पवेलियन जाकर परमाणु अनुसंधान का लिया जायजा। प्रधानमंत्री ने मॉस्को में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा समय की हर कसौटी पर खरे उतरे हैं भारत रूस के रिश्ते। रूस में 2 नए भारतीय महावाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा। रूस का सफल दौरा संपन्न कर पीएम होंगे ऑस्ट्रिया रवाना। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा। शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात के साथ भारतीय समुदाय से होंगे रूबरू। तमिलनाडु में दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर भाजपा आक्रामक। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन सरकार पर साधा निशाना। राज्य बसपा प्रमुख आर्मस्ट्रांग हत्या की सीबीआई जांच की मांग। हाथरस हादसे पर एसआईटी रिपोर्ट के बाद एक्शन में योगी सरकार। एसडीएम, सीईओ और तहसीलदार समेत 6 अधिकारी और कर्मचारी निलंबित। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन और सत्संग आयोजकों को ठहराया गया है जिम्मेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के दौरान यूक्रेन युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बम, बारूद और गोलियों के बीच शांति वार्ता नहीं हो सकती है। उन्होंने बातचीत के जरिए यूक्रेन संकट के समाधान की वकालत की। भारत हर संभव सहयोग करने के लिए तैयार है
और आपका भी सानुकूल विचार सुनकर के मुझे बहुत खुशी हुई और मैं भी आपको भी आश्वस्त करता हूं और विश्व समुदाय को भी आश्वस्त करता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति के लिए मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन की कल बातों को सुनकर के मेरे मन में एक आशा पैदा हुई है और मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मीडिया जगत के मित्रों को भी मैं कहूंगा पासिबा। भारत सबके हित और विकास की बात दुनिया के सामने दृढ़ तरीके से रख रहा है। मॉस्को क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन के साथ सम्मेलन स्तर की वार्ता के समय प्रधानमंत्री ने भारत की स्पष्ट नीति को दोहराया। रूस यूक्रेन के संघर्ष को लेकर भारत के नजरिए पर राष्ट्रपति पुतिन ने भी आभार जताया। जो यूक्रेन संकट का हल निकालने के लिए जो आप कोशिश करते हैं, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। वैश्विक विकास के लिए सहयोग और संवाद कितना जरूरी है, प्रधानमंत्री ने इसे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात के वक्त भी रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया मानती है कि 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत विश्व की उम्मीदों को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। न्यू इमर्जिंग मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को एक मजबूत पिलर के रूप में देखा जा रहा है। जब भारत पीस, डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात कहता है तो पूरी दुनिया सुनती है। जब भी दुनिया पर संकट आता है तो भारत सबसे पहले पहुंचने वाला देश बनता है और भारत दुनिया की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगा। रूस भारत के बीच 22वां वार्षिक सम्मेलन वैश्विक व क्षेत्रीय चुनौतियों के समाधान, विकास और विश्वास की ओर अपनी अहमियत रखता है। दोनों देशों ने वैश्विक स्तर पर एक दूसरे के मजबूत साझेदार बने रहने की दृढ़ता तो दोहराई, वहीं आपसी सहयोग बढ़ाने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। इसी कड़ी में भारत ने 2 नए काउंसुलेट रूस के कजान और युकातोरिनबुर्ग में खोलने की घोषणा की है। कजान और युकातेरिनबुर्ग में 2 नए काउंसुलेट खोलने का निर्णय लिया गया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और सहयोग को बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री ने मॉस्को स्थित रशियन एग्जीबिशन सेंटर में रोस्तम पवेलियन देखा। ये पवेलियन साइंस, तकनीक और एटॉमिक रिसर्च मॉडल का एक बड़ा सेंटर है। प्रधानमंत्री ने यहाँ परमाणु ऊर्जा का उपयोग आसन्न क्षेत्र जैसे कृषि, चिकित्सा और ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की दिशा में करने की संभावनाएं और तकनीक की विस्तार से जानकारी ली। मॉस्को से अरुण और सुधीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अपोस्टल द फर्स्ट कॉल्ड प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद पीएम मोदी को इस सम्मान से सम्मानित किया। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी और दोस्ताना संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने में पीएम मोदी के योगदान के लिए उनको यह सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने इस अवार्ड को सभी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान बताया। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट गॉड का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अन्य देशों से मिले सम्मान में से खास है। यह उन्हें खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दिया, जो प्रधानमंत्री मोदी के अभिन्न मित्रों में से भी एक हैं। भारत रूस की मित्रता का ये नया दौर राष्ट्रपति पुतिन के नेतृत्व में और भी प्रगाढ़ हुआ है। आपके साथ भी करीब करीब 2.5 दशक से मेरा नाता जुड़ा है। हम करीब करीब 10 वर्षों में 17 बार मिले हैं और मैं ये बिना संकोच कह सकता हूं कि इन 25 साल की हमारी इस गहन यात्रा के मुख्य सूत्रधार आप रहे हैं। क्रेमलिन में आयोजित वार्षिक सम्मेलन में जब पीएम मोदी पहुंचे तो राष्ट्रपति पुतिन ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया, जो अटूट मित्र के रूप में दोनों नेताओं की बानगी को दिखाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रूस में भले तापमान माइनस में चला जाए, लेकिन भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है। मैं दशकों से
भारत और रूस के बीच जो अनोखा रिश्ता है उसका कायल रहा हूं। रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द आता है भारत के सुख दुख का साथी। भारत का भरोसेमंद दोस्त। हमारे रशियन फ्रेंड्स इसे द्रुजबा कहते हैं और हम हिंदी में इसे दोस्ती कहते हैं। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। वहीं मॉस्को के एटम पवेलियन में मोदी पुतिन की बॉन्डिंग का नजारा दुनिया के देशों के लिए बड़ा संदेश है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को स्थित एटॉम सेंटर को देखा। इस दौरान राष्ट्रपति पुतिन प्रधानमंत्री के साथ रहे। प्रधानमंत्री ने बड़ी ही बारीकी के साथ परमाणु ऊर्जा के उपयोग के विभिन्न आयामों की जानकारी ली। इससे पहले राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने आवास नोवो ओग्रियोवो पर एक निजी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं की आपस में केमिस्ट्री देखी गई। उसे तस्वीरों और शब्दों के माध्यम से दुनिया ने देखा। पूरे विश्व का ध्यान मेरी इस यात्रा पर केंद्रित हुआ है और पूरी विश्व इस यात्रा के भांति भांति के मीनिंग निकाल रहा है। कल आपने मुझे अपने निवास स्थान पर बुलाया और एक सच्चे दोस्त के रूप में कल शाम हमने करीब 4-5 घंटे तक साथ रहे। अनेक विषयों पर हमने बातें की और मुझे खुशी हुई कि यूक्रेन के विषय में हम दोनों अपने अपने विचार खुले मन से विस्तार से हम उसकी चर्चा कर पाए और बड़े आदर के साथ एक दूसरे के विचारों को हमने सुनने समझने का प्रयास किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और रूस के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ आर्थिक मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। We have mentioned this in the past that while we do not have the precise indication of the specific numbers, we expect or anticipate them to be roughly between 35 to 50. A total number of Indian nationals, out of which 10 Indian nationals we have managed to bring them back to India through very active efforts on our own and also in partnership with the Russian system. राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत के दौरान भारतीय नागरिकों की रिहाई का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि 10 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। First is the program of cooperation in trade, economic and investment spheres in Russian Far East for the period 24 to 2029. 2, the MOU between the two ministries of environment and climate change. 3, MOU between the Surveyor General of India and its counterpart on the Russian side with regard to cooperation in the general space of cartography, but also the associated areas involved in that space. 4th, the MOU between the National Center for Polar Research and Ocean Research under the Ministry of Earth Sciences in India and the Arctic and Antarctic Research Institute of the Russian Federation. 5th, the cooperation on the broadcasting area between Prasar Bharati and TV Novosti on the Russian side. 6th, the agreement on cooperation between the arbitration bodies on both sides, that is India International Arbitration Center and the International Commercial Arbitration Center
at the Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation. Seventh, the joint investment promotion agreement between Invest India and the joint stock company, management company of Russian Direct Investment Fund. Eighth is the MOU between the Trade Promotion Council of India and All Russia Public Organization called Business Russia. And the last being on the in the field of pharmacopoeia, more focusing on exchange of information and capacity building between the relevant entities on both sides. विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि दोनों देशों के बीच आर्थिक क्षेत्र से जुड़े 9 समझौतों पर सहमति बनी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस यात्रा पर ही आज हमारा विशेष आधारित है। रूस यात्रा से पीएम मोदी का विश्व को संदेश। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एम्बेसडर मंजीव पुरी, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट, और हमारे साथ प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। एम्बेसडर साहब, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे और इस पूरी यात्रा के आज दिन भर की उनकी जो द्विपक्षीय बातचीत हुई है, क्या आप टेक अवेज, क्या मुख्य बातें आप देखते हैं इस यात्रा से? जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए ये एक अहम विजिट है, पॉलिटिकली अहम है, स्ट्रेटेजिकली अहम है। और जैसे सब लोगों को पता है कि कई सालों के बाद, 3 सालों के बाद एक बार एक इन पर्सन विजिट। मैं आपको 2-3 चीजों के बारे में बोलना चाहता हूँ। इन 3-4 सालों में भारत काफी बदल गया। भारत की जो जिसको कहते हैं प्रोफाइल, ग्लोबल प्रोफाइल बदल। वी आर नाउ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और जिसको कहते हैं ऑन आवर वे टू बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो प्रधानमंत्री जी ने भी भारतीय डायस्पोरा को वहां पर बताया। हमारी ग्लोबल जिसको कहते हैं कमिंग ऑफ एज, ये बिल्कुल दर्शाई। और रूस ने भी हमको इसलिए चाहा कि हम लोग वहां आए, इन पर्सन बातचीत हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट था कि वो भी दुनिया को दिखा सके कि दुनिया चाहे बात करती होगी उनकी आइसोलेशन है, लेकिन दुनिया का एक मुख्य उभरता हुआ देश, इंपॉर्टेंट कंट्री भारत, उनके साथ उनके पुराने जो रिश्ते हैं, जो स्टेडफास्ट रिश्ते हैं, जो टाइम टेस्टेड रिश्ते हैं, वो आगे जाएंगे और स्ट्रेटेजिक एरियाज में आगे जाएंगे, न्यूअर एरियाज में आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट रही है पॉलिटिकली, और मैं मानता हूं कि इसके जो पॉलिटिकल सिग्नल्स हैं, और प्रधानमंत्री जी ने खुद भी कहा कि सारी दुनिया इसके बारे में चर्चा कर। उसके कई कारण हैं। नेटो समिट हो रही है, वो सब हमको पता, लेकिन इंडिया की ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी नीति उसको ये अंडरस्कोर करती है। साथ साथ भारत और रूस के जो पुराने रिश्ते हैं उसको भी मजबूत करने के बहुत सारे एग्रीमेंट हुए, लेकिन इन पर्सन दोनों नेताओं का मिलना बहुत इंपॉर्टेंट था। खासकर प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरी बार विक्ट्री दोबारा प्रधानमंत्रीशिप लेने के बाद, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दिस विजिट। जी, प्रोफेसर गुलशन भी हमारे साथ हैं। प्रोफेसर गुलशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा कई मायनों में अहम है, जिसमें एम्बेसडर साहब ने बताया कि क्या क्या कारण हैं। 19 के बाद एक तरह से पहली बार रूस गए प्रधानमंत्री। इस 19 से लेकर 24 के बीच में विश्व में कई बड़ी तब्दीलियां हुई हैं, हम जानते हैं। ऐसे में टाइमिंग को लेकर जो लगातार सवाल किए जा रहे हैं, तमाम विशेषज्ञों के कई सवाल हैं, आलोचकों के सवाल हैं। टाइमिंग को लेकर आप किस तरह से देखते हैं प्रधानमंत्री की इस पूरी यात्रा को? उसके बाद हम मुद्दों पर आएंगे। नहीं, टाइमिंग तो जैसे एम्बेसडर साहब बता रहे थे, क्योंकि और जैसे प्रधानमंत्री ने खुद भी अपने वक्तव्य में कहा वहाँ पे कि ये एक हमारी जो एक बायलैटरल समिट तो है, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया की निगाहें मेरी विजिट के ऊपर लगी हुई हैं। तो जिस तरह की मुझे लगता है कि 3 मुद्दे हैं जिससे उनकी ये जो समिट है, बहुत कामयाब समिट जो उनकी यात्रा रही है। एक तो जो इसका जो जियोपॉलिटिकल रेलेवेंस है, उसमें पूरी दुनिया जैसे इसको देख रही है कि उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि रूस को पूरा अलग थलग कर दिया जाए, लेकिन उसमें एक तीसरी दुनिया का, ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का जो नेता है वो वहाँ पे जा रहा है। तो एक तो वो उसके मायने हैं। दूसरा, जैसे हमारे विदेश सचिव ने कहा कि मुख्य मुद्दा जो रहा इस पूरी यात्रा के दौरान वो था आर्थिक मुद्दा,
और उसी के जो 9-10 MOUs और जो स्पेशल एक जो स्टेटमेंट आर्थिक संबंधों के बारे में है, तो क्योंकि हमारे पिछले 3-4 साल में जो संबंध हैं, खासतौर से आर्थिक संबंध बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ हुए हैं और उसके बारे में कैसे उसको और आगे बढ़ाया जाए। प्रोफेसर गुलशन, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ शब्दों का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने दोनों ही बातें रखी। एक तरफ उन्होंने बात रखी कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं हो सकता, भावी पीढ़ियों को शांति का संदेश देना आवश्यक है विश्व के लिए। साथ ही साथ उन्होंने उन बच्चों के बारे में और एक तरह से जनहानि का, मानवतावादियों को क्यों कष्ट होता है, उसकी क्या परेशानी है, उसका भी जिक्र किया। तो ऐसे में दो बातें हम जानते हैं, चीन का रुख बहुत साफ है। भारत की इस यात्रा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को पश्चिमी देश एक तरह से अपने लिए एक बेहतर संकेत के तौर पर देख रहे थे। तो उस दिशा में आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? नहीं, अब क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा ऐसा है, 2 साल से ज्यादा हो गया है, युद्ध वहां चल रहा है और किसी के पास उसका अभी कोई समाधान नजर आ नहीं रहा है। और प्रधानमंत्री ने बिल्कुल सही शब्दों में कहा कि युद्ध के द्वारा उसका कोई समाधान हो नहीं सकता है। और जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है, उसके अंदर कोई भी राजनीतिक पहल कोई ऐसी शुरू हो नहीं रही है। और ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सिर्फ जो रूस के नेता से मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की अभी 2 बार मुलाकात उनकी यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ भी हो चुकी है, G7 समिट के, इटली में भी और उससे पहले जापान में भी। तो भारत किसी तरीके से कोशिश कर रहा है, हालांकि भारत का कोई उसके अंदर बहुत बड़ा रोल अभी तक नहीं रहा है और ना ही जिस तरह के वो बड़े युद्ध वहां पे चला हुआ है और पूरे नेटो और पूरे पश्चिम के देश उसके पीछे लगे हुए हैं, उनको आपस में कोई उसको सुलझाना है। लेकिन भारत एक संदेश पूरी दुनिया को और उनको भी दे रहा है कि अगर आप रूस को अलग थलग करके और ये मान के चल रहे हैं कि युद्ध के द्वारा इसका कोई नतीजा निकलेगा, उसका उससे कोई हल निकलने वाला नहीं है। आपको रूस के साथ भी मिलकर, और जो उन्होंने जो पूरी एक जो वेस्ट का जो एक ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ रशिया, वो भारत उस तरह के विचारों के साथ सहमति नहीं रखता है। और उसको लगता है कि जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसमें अगर शक्तिशाली रूस रहता है तो भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी उसका फायदा है। और जिस तरह का नैरेटिव वेस्ट देना चाहता है कि इस पूरे युद्ध की जो पूरी जो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रूस की है, भारत उस तरह के नैरेटिव के साथ भी और दूसरे और ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो भी उसके साथ सहमति नहीं रखते हैं। उनको लगता है कि रूस की इसके अंदर कुछ गलती हो सकती है, लेकिन पश्चिम के जो देश हैं जिस तरह से उन्होंने भी प्रोवोकेशन किया है, वो भी जिस तरह से हथियार वहां पे सप्लाई कर रहे हैं, तो उनको भी उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। एम्बेसडर मंजीव, आर्थिक समझौते और आर्थिक सहयोग की तरफ बढ़े उससे पहले अंत में एक सवाल रूस यूक्रेन से ही जुड़ा। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही एक कूटनीतिक कुशलता के साथ, भारत ने एक ऐसे समय जब विश्व 2 खेमों में बटा साफ दिखाई दे रहा है और टाइमिंग की जहां तक बात हो रही है तो यही माना जा रहा था कि इस समय यात्रा कई बड़े संकेत देती है, भारत ने बहुत ही कूटनीतिक कुशलता के तौर पर अपने आप को एक तटस्थ, एक तरह से अपनी पोजीशन को बरकरार रखा? इसमें कोई शक की बात नहीं। देखिए, इंडिया मल्टी अलाइंड कंट्री, हम वेस्ट के साथ भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। यार मानिएगा कि पेरिंगविन के एकदम बाद प्रधानमंत्री G7 समिट पे गए, वहां सारे बड़े पश्चिम के नेताओं से मिले, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी वहां पर वो मिले, उसके बाद वो रूस गए वहां। तो हम जो है एक मल्टी अलाइंड कंट्री है, जो देश हैं जिनके साथ हमारा हित की बात होती है और जो ग्लोबल गुड के लिए रहते हैं, हम उनके साथ। यूक्रेन में मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँ कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, डायलॉग वगैरह, ये सिर्फ रूस के लिए नहीं है, लेकिन ये पश्चिमी बैकर्स जो हैं यूक्रेन के लिए और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मान के चलिएगा कि एंड में जो भी हो रहा है, यूक्रेन के अपने जो लोग हैं उनकी तो तहस नहस हो गए, उनका कंट्री बिल्कुल बर्बाद हो गया, बाकी लोग जो मर्जी कहें। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। आपने आर्थिक का सवाल के बारे में पूछना चाहे तो प्लीज गो अहेड, वेरी हैप्पी टू आंसर दैट। क्योंकि भारत और रूस के बीच में बहुत सालों से पहले लोग कहते थे कि कुछ आर्थिक हो नहीं रहा था, लेकिन अब जब से ये सैंक्शंस वगैरह बने हैं, देखिएगा किस तरह भारत और रूस की आर्थिक संबंध बढ़े हैं। हमने वहां से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ने ज्यादा पैमाने में इंपोर्ट किए,
और सही है कि हमारे यहाँ लोग चिंता जताते हैं कि इससे ट्रेड बैलेंस रूस की तरफ क्या है, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप ग्लोबली देखिए तो हमारा ट्रेड बैलेंस जरा संतुलन में आया और साथ साथ हमारा रूस से तेल लेना, इससे पश्चिमी देशों का भी फायदा हुआ है। अगर सभी लोग, हम लोग भी वहां से ही तेल लेते मिडिल ईस्ट से, तो उनके यहाँ पंप के प्राइसेस तो डबल हो जाते और इसका जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल संदेह है वो उनको भी पता है। तो कई चीजें ऐसी होती हैं, करनी पड़ती हैं और लोग अपनी बात करेंगे, लेकिन सब समझते हैं कि इसमें सभी का हल है और सभी का फायदा। अम्बेसडर मंजीव, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की जो आप बात कर रहे हैं, जो $65 बिलियन था उसका लक्ष्य अब $100 बिलियन रखा गया है। तमाम नए क्षेत्र चुने हैं जिसमें फ्यूल एक सबसे बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है और साथ ही साथ एक ऑल्टरनेट एक गलियारा जो एक तरह से स्थापित किया गया है, जिसके तहत पहले 2 ट्रक कोयले के आए हैं जो चाबहार से होते हुए भारत पहुंचेगा, कजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान होते हुए। तो क्या आपको लगता है कि इस मुश्किल दौर में भारत और रूस ने विश्व को, जहां सप्लाई चेन बाधित हो रही थी, एक नया पूरा मॉडल भी दिया है? देखिए, ये कहना तो जरा थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो सप्लाई चेन हमने रूस के साथ खासकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कायम की है, इसमें हमारा फायदा हुआ, रूस का और दुनिया का। इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो लोग आलोचना करें, वो तो बिल्कुल करेंगे क्योंकि उनको कहना है, उनकी पॉलिटिक्स है उसके बारे में। लेकिन मैं 2-3 और चीजें मानना चाहता हूं। हमने अभी कहा कि हम रूस के फार ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करें। देखिएगा, हम लोग सारे मानते हैं कि रूस एक यूरोपियन देश है, चाहे उसकी बहुत सारी जमीन की भूमि जो है वो एशिया में। ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग रूस के फार ईस्ट में, जहां पर बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां व्लादिवोस्टॉक में हमारा एक पुराना कॉन्सुलेट भी है, हम उसकी तरफ तवज्जो दें। दूसरी चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि हमारी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के उनके अपने काउंटर पार्ट्स के साथ समझौता किया। देखिए, सारी दुनिया में क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण वगैरह, इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता है और हम सब इसके साथ जुड़े हुए। हमें फॉसिल फ्यूल्स, खासकर कोल, उससे जरूर हटने की जरूरत है। हम भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज कर रहे हैं। मुझे एक तो पेट्रोलियम में इसमें थोड़ा सा, जिसको कहते हैं पॉजिटिविटी लगती है, साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी। अब पिछले 20-25 सालों में सारा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक किस्म का ग्लोबल ट्रेंड है, लेकिन अगर भारत और रूस, जो देश जिनमें न्यूक्लियर काबिलियत है, अगर वो उसमें कॉन्सेंट्रेट करें तो ये क्लीन फ्यूल्स, इसकी तरफ भी एक बहुत बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो हमारे 2 देशों के लिए नहीं, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो मैं देखता हूं इन सब चीजों में एक किस्म का ग्लोबल गुड, उसकी तरफ भी हमारा ध्यान है और हमारी और रूस की जो कोऑपरेशन है उससे उसको बढ़ोतरी मिले। जी, प्रोफेसर गुलशन, अंत में आप ही से सवाल कि भू राजनीतिक परिस्थितियां जो बदल रही हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को आप किन बड़े बदलावों के तौर पर देख रहे हैं भविष्य में? देखिए, उसमें एक तो ये है कि जिस तरह से भारत अपनी विदेश नीति को इस यात्रा के दौरान पूरी दुनिया को बता पाया है कि भले ही हमारे 35 से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो भारत ने साइन की है, हमारे हित जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ भी, यूरोप के देशों के साथ भी, लेकिन हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्टनर वो रूस भी है। तो उसको उससे हम नकार नहीं सकते हैं और दूसरे देशों को भी इसको समझना पड़ेगा। और मुझे लगता है पिछले 2 साल में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लिया है और भारत, जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, काफ़ी एक सकारात्मक योगदान दिया है पूरी विश्व की जो आर्थिक जो है, खासतौर से जो एनर्जी मार्केट के अंदर। दूसरी बात यह है कि जो एक कमज़ोर पहलू भारत और रूस का संबंधों का था पिछले कई सालों से, वो था हमारा आर्थिक संबंध, हमारे आर्थिक संबंधों का, क्योंकि राजनीतिक और सामरिक संबंध तो और डिफेंस के संबंध तो हमारे बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारा जो ट्रेड था वो 10 बिलियन के करीब वहाँ पे रुका हुआ था कई सालों तक। 2 साल में हमारा ट्रेड 10 बिलियन से बढ़ के 65 बिलियन हो गया और अभी जो नया टारगेट उन्होंने 100 बिलियन का 2030 में रखा है, वो मुझे लगता है हमको उसके लिए 2030 की भी इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तेज़ी से व्यापार हमारा रूस के साथ बढ़ा है, मुझे लगता है आने वाले 2-3 सालों में ही 100 बिलियन का ट्रेड हो जाएगा। और अगर वो 100 बिलियन का ट्रेड हमारे साथ हो जाता है, तो जितने हम जो गलियारों की बात कर रहे हैं पिछले 2 दशकों से, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर हो चाहे चेन्नई व्लादिवोस्टॉक कॉरिडोर हो, वो इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे थे क्योंकि ट्रेड वॉल्यूम उसके पीछे नहीं था,
क्योंकि अभी जो ट्रेड वॉल्यूम है, चाहे एनर्जी का हो, आपने कोयले की बात की, तो बहुत सारी चीजें उसमें संभव हो सकती हैं। और अगर वो सारे गलियारे चल पड़ेंगे, उसका एक पूरा भू राजनैतिक जो है उसका असर जो पड़ेगा इस पूरे यूरेशिया के इलाके पे पड़ेगा, क्योंकि भारत को ये भी समझना है कि उसके हित जो है इंडो पैसिफिक में है। उसके लिए वो पश्चिम के देशों के साथ जो है वो उसकी साझेदारी बन रही है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा जो यूरेशिया का इलाका है, सेंट्रल एशिया, ईरान और उसके आगे का जो इलाका है, उसके अंदर भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण हित हैं और रूस तक जाते हुए। एम्बेसडर मंजीव, अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 140 करोड़ जनता के लिए ये सम्मान है रूस का। क्या आप ये मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस रवाना होने से पहले जिस तरह से वॉशिंगटन ने इस बात का जिक्र किया कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर में यूक्रेन की संप्रभुता और उसके अधिकारों को लेकर प्रधानमंत्री अपने उस पक्ष को भी रखें, और साथ ही साथ रूस जिस तरह से इस बातचीत को लेकर इतना उत्सुक था, दिखता है कि भारत आज की तारीख में वैश्विक राजनीति में एक अहम रोल अदा कर रहा है और हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी कोई समाधान का रास्ता जल्द सामने आए। तो जी मैं बिल्कुल मानता हूं कि भारत जो है वो एक उभर के आया और अब दुनिया के सामने एक सकारात्मक नेशन है, देश है, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ये सभी लोग मानते हैं। रूस को भी इंटरेस्ट था कि हम वहां पर आए, चाहे हमारे इंटरेस्ट थे कि रूस के साथ भी हम उनके साथ बात करें। वॉशिंगटन इस पूरी विजिट पे क्यों इंटरेस्ट ले रहा? अगर हम सकारात्मक इंपॉर्टेंट कंट्री ना होते तो वो इसके बारे में बात ही नहीं। बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल आप साथ। जहां तक रह गया यूक्रेन और रशिया का जो मुद्दा है, प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी तरह आपको समझाया। देखिए सुपर पावर उसमें इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ भी जो इन्वॉल्व है वो बड़े बड़े यूरोपियन पावर्स हैं और साथ में अमेरिका है, बिल्कुल सुपर पावर्स हैं। हमने अपनी जो बात कही दोनों साइड को कही कि देखिए कोशिश करिए, ये युद्ध का समय नहीं है, हमें डायलॉग से बात आगे निकालने की जरूरत है। ये हमने पहले भी कहा, इस बार भी कहा, दोनों साइड्स के लिए ये बात कही, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से भी ये बात कही। लेकिन इस मुद्दे में जो बिल्कुल जिसको कहते हैं साइड्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उनकी अपनी बिल्कुल सही कह रहे हैं एम्बेसडर आप। और विश्व के दो बड़ी महाशक्तियां जब टकराव की मुद्रा में हों और टकराव के दौर से गुजर रही हों, ऐसे में भारत अपने उस पक्ष को लेकर आज भी मुखर है और पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने इन बातों को भी रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, विश्व को शांति का संदेश देने का वक्त है। दुनिया आज युद्ध से किसी भी समाधान की तरफ नहीं बढ़ सकती है। तो ये तमाम वो संकेत सिर्फ सीमित नहीं है रूस तक, ये संकेत और ये संदेश हैं पश्चिमी देशों को भी, उन मुल्कों को भी जो युद्ध में किसी भी तरह का फायदा देखते हैं। तो भारत की एक तरह से कूटनीतिक जीत के तौर पर भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि इस यात्रा पर विश्व की नजरें थी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब आपका भी, एम्बेसडर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे विषय में धन्यवाद। न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। वाली भोली भाली मेहनत वाली नखरे वाली असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार बड़ी होशियार, MDH के साथ अब जुड़ते नई टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक टेस्ट। MDH स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से, एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी, अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
तमिलनाडु में दलितों पर बढ़ते अत्याचार की घटनाओं के बीच भाजपा ने एम.के. स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल में दलित समुदाय पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आर्मस्ट्रांग हत्या की सीबीआई जांच की मांग की तो कांग्रेस की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि राहुल गांधी को हाथरस का रास्ता तो पता है, लेकिन तमिलनाडु के कलाकुरिची और चेन्नई का नहीं। में दलित अत्याचार के बढ़ते मामले को लेकर बीजेपी ने मुख्यमंत्री स्टालिन की अगुवाई वाली डीएमके सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ बड़े स्तर पर अत्याचार हो रहे हैं। एल मुरुगन ने दलित नेता और राज्य बसपा प्रमुख के आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। एल मुरुगन ने कहा कि मई 2021 में द्रमुक के सत्ता में आने के बाद तमिलनाडु में दलितों के खिलाफ अत्याचारों में जबरदस्त वृद्धि हुई है। एक आंकड़े के मुताबिक राज्य में हर साल दलितों के खिलाफ अत्याचार के 2000 से अधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। राज्य में भाजपा नेताओं पर हमले और हत्या की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार पर निशाना साधा है। We are all aware that 2 days before in Chennai there is a brutal murder against a Dalit leader. He is a national party state president, BSP state president. In this situation only, in Tamil Nadu law and order situation is there. The total Tamil Nadu government and the state DMK government, the failure to maintain the law and order situation, and almost the atrocity against the Dalits are increased day by day. बसपा के राज्य अध्यक्ष की हत्या को लेकर बसपा प्रमुख मायावती ने भी तमिलनाडु का दौरा किया था और राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग की थी। तमिलनाडु में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर भी स्टालिन सरकार पर बीजेपी सवाल उठा रही है। केंद्रीय मंत्री एम मुरुगन ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस तो जाते हैं, लेकिन तमिलनाडु का रास्ता भूल जाते हैं। राहुल गांधी और 2 दिन की अपनी रूस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री अपने सफल दौरे को संपन्न कर पीएम मोदी ऑस्ट्रिया रवाना हो रहे हैं। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस से अब ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिन की रूस यात्रा बेहद अहम यात्रा रही है, जिस पर विश्व की नजरें रही हैं और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इन समझौतों के तहत तमाम वो अहम क्षेत्र रहे दोनों देशों के बीच सहयोग के, जिनमें आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता दोनों ही देशों ने जताई है। साथ ही साथ आपसी आर्थिक सहयोग और व्यापार को भी आगे बढ़ाने के नए लक्ष्य तय किए गए हैं और इन नए लक्ष्यों में यह भी तय किया गया है कि अभी तक जो भारत और रूस का आर्थिक व्यापार $65 बिलियन का था, उसके लिए नए लक्ष्य तय किए गए हैं। $100 बिलियन का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई और इसमें एक बड़ा मुद्दा रहा रूस यूक्रेन युद्ध, और रूस यूक्रेन युद्ध को ही लेकर विश्व की भी नजरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा पर थी, क्योंकि पश्चिमी देशों के भी एक तरह से अपने इंटरेस्ट थे जिसको लेकर प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर नजरें थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कुछ बातें कही जो भारत का हमेशा से वो रुख रहा है। उन्होंने कहा कि शांति ही किसी भी समस्या का समाधान है, युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि शांति की बहाली में भारत हर संभव सहायता के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि भावी पीढ़ी के लिए शांति आवश्यक है। बातचीत के जरिए शांति के रास्ते मिलेंगे और निकलेंगे। शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, इस बात पे सबसे ज्यादा जोर रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध में मानवीय हानि पर भी चर्चा की, अपनी चिंता भी जताई और उन्होंने कहा कि मानवतावादी को सबसे ज्यादा जनहानि से कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि शांति की जब हम बात करते हैं तो ये बंदूक से नहीं बातचीत होगी, बातचीत से
समाधान होगा। उनका ये कहना है युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और रूस की दोस्ती को भी कहा कि ये इतनी एक दशकों पुरानी इस दोस्ती को उन्होंने कहा कि ये विश्वास और सम्मान का संबंध है। सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की अपनी सफल यात्रा के बाद ऑस्ट्रिया रवाना हो रहे हैं। अगली यात्रा के बारे में क्या कहेंगे आप और रूस की सफल यात्रा को किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, कई मायनों में बहुत ज्यादा सफल यात्रा रही है। जिस तरीके से हमारे बायलैटरल रिलेशन रहे हैं, दशकों पुराने रिलेशन रहे हैं, और जिस तरीके से जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ है दोनों लीडर्स ने रशिया यूक्रेन वॉर पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने विचार साझा किए, कहा युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, हमें बैठकर बातचीत करनी होगी। इसके अलावा आर्थिक रिश्तों की जिस तरीके से बात करें, फोकस खासतौर पर रहा कि किस तरीके से जो आर्थिक रिश्ते हैं उनको और एक नई ऊंचाई पर ले जाया जाए। रक्षा रिश्तों की समीक्षा की गई और ये माना गया कि पहले से ही जॉइंट जो को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी शेयरिंग ये ऑलरेडी पहले से हो रहा है। तो तमाम मायनों में अगर आप देखें ऋतु तो बहुत बेहतरीन यात्रा रही। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच बातचीत करीब 24 घंटे में अगर आप देखें तो दोनों लीडर ने करीब 6 से 7 घंटे का जो समय है वो एक दूसरे के साथ बातचीत में बिताया। तो बहुत अहम यात्रा। जी सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच के संबंध को कोविड के बाद और संघर्षरत तमाम एक तरह से जो एक दौर चल रहा है उसमें भी उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत और रूस नजदीक आए। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि फूड, फ्यूल, फर्टिलाइजर के क्राइसिस के समय भी किस तरह से भारत और रूस की दोस्ती ने दोनों देशों और भारत के उन संकटों को दूर किया है। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने अपनी बातचीत के दौरान जो फर्टिलाइजर्स का जिक्र किया कि किस तरीके से भारतीय किसानों की मदद रूस की तरफ से की गई। देश में जो फर्टिलाइजर का क्राइसिस था बिल्कुल नहीं हो पाया। इसके अलावा जिस तरीके से आपसी सहयोग की बात की गई और सबसे बड़ी बात ऋषि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रशिया यूक्रेन के वार के मद्देनजर शांति की जो अपील की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया की नजरें यात्रा पर लगी हुई हैं और पूरा विश्व इस यात्रा को, इस जो यात्रा है दोनों देशों की जो यात्रा है, दोनों लीडर्स की जो बातचीत है उसको बहुत अहम नजर से देख रहा है। और खास तौर पर इस तरीके से संकट है रशिया यूक्रेन को लेके, और इसके अलावा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपील की कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल सुधीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और रूस के संबंध विश्वास और सम्मान के संबंध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के अपने सफल दौरे के बाद ऑस्ट्रिया के लिए रवाना हो गए हैं। 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें, देखते रहिए डीडी न्यूज। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया? भैया किसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त? ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेबल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेबल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हिंसा की खबरें आए दिन सुर्खियां बन रही हैं। क्या महिलाओं की सुरक्षा पर राजनीतिक दलों की सियासत जायज है?
इस सवाल का जवाब तलाशती ये रिपोर्ट देखिए। देश के इतिहास में जब आज महिलाओं को सर्वोच्च संस्थानों में प्रतिनिधित्व मिल रहा है, महिलाएं सामाजिक बंधनों और कुरीतियों से मुक्त होकर सशक्त हो रही हैं, लेकिन बंगाल से लगातार आ रही महिलाओं के उत्पीड़न और उनके खिलाफ होने वाली हिंसा की तस्वीरें विचलित करती हैं। बंगाल में महिलाओं के अधिकारों को खुलेआम कुचला जा रहा है, उन्हें क्रूर और पाषाण युगीन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर जहां सभी राजनीतिक और सामाजिक दलों को एक होना चाहिए, तो वहीं सत्ताधारी दलों की सियासी पैंतरेबाजी में महिला अधिकारों को दबाकर सिलेक्टिव पॉलिटिकल नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं। चाहे वो संदेश खाली हो, चाहे सरेआम एक महिला के साथ बदतमीजी हो, पिटाई हो, हाथापाई हो। यार आप देखिए, एक बार फिर से एक महिला को इतनी बेरहमी से मारा पीटा जा रहा है। लगता है पश्चिम बंगाल में ये एक सामान्य चीज हो गई है। क्या उनका दर्द नहीं है? क्या कोई भी उनको कभी भी टीएमसी के गुंडे हों या कोई और उनको कभी भी मार पीट सकता है? बंगाल में आए दिन महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा पर प्रदेश कांग्रेस के नेता आवाज नहीं उठा रहे हैं। संदेश खाली के मुद्दे पर सत्ताधारी टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिलने के बाद कांग्रेस जहां कोर्ट के इस फैसले को सही ठहरा रही है, लेकिन इस मुद्दे पर आरोपियों को मिल रहे सत्ता के संरक्षण पर पार्टी की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। लैंड ग्रैबिंग के लिए और वीमेन के ऊपर में टॉर्चर के लिए ये बहुत गंदा काम हुआ, अभी भी चलते रहे। इसका खिलाफ के लिए जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो सही काम किया कलकत्ता हाई कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टेट गवर्नमेंट में गया इसको रिजेक्ट करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द ग्रेविटी ऑफ द केस अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझ लिया सुप्रीम कोर्ट ने द ग्रेविटी ऑफ द केस। सुप्रीम कोर्ट से मिली फटकार के बावजूद टीएमसी संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ हिंसा को नकार रही है। पार्टी इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप कर महिला अधिकारों के मुद्दे को धुंधला करना चाहती है। संदेश खाली में थोड़ा लैंड प्रॉब्लम था, लेकिन दूसरा जो कुछ है वो वीमेन फीमेल वाला जो इंसिडेंट है, तो वो तो बेसलेस है, स्टोरीज है। वो तो भाजपा लीडर गंगाधर कयाल और वो सब बता दिया था, आपको याद रहना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने जिस अंदाज में संदेश खाली के मुद्दे को एक अलग ही रूप देने की कोशिश की है, वो बेहद चौंकाने वाला है। ऐसा ही कुछ टीएमसी नेता सोशल मीडिया में छाए उन वीडियो के मुद्दे में भी कर रहे हैं, जो बेहद मुश्किल के बाद सामने आए हैं। असल में मुद्दा महिलाओं के खिलाफ हिंसा का है और उनके अधिकारों के हनन का, लेकिन सियासी दल महिलाओं के मुद्दे को राजनीतिक विचारधारा और पार्टी के रंग में रंग कर असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती,
गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। उत्तर प्रदेश के हाथरस हादसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा एक्शन लिया है। एसआईटी की रिपोर्ट पर एसडीएम, सीओ, थाना अध्यक्ष, तहसीलदार समेत 6 अफसरों को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन और सत्संग आयोजकों को ठहराया गया है जिम्मेदार। 8 जुलाई को जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारतीय सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए। ये सभी उत्तराखंड के हैं। इस घटना से देवभूमि शोक में डूब गई है। परिजन सदमे में हैं तो वहीं बलिदानियों के घर गांव में मातम पसरा हुआ है। देश के कई इलाके मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर, चंपावत और नैनीताल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। भारी बारिश के चलते मुंबई समेत पुणे, सिंधुदुर्ग और रायगढ़ सहित कई जिलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। साथ ही मुंबई विश्वविद्यालय की दोनों पालियां भी एहतियातन बंद कर दी गई हैं। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ज्यादा उपज और भरपूर मुनाफा भी। दोनों मिलेंगे टोरी से। एक हाथ में खरपतवार की हार और दूसरे हाथ में ज्यादा पैदावार। समझे? IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का टोरी। अब खरपतवार होगा हक्का बक्का, बढ़ेगा मक्का। अग्निवीर योजना को समाप्त कर देना चाहिए के सवाल पर लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर BD मिश्रा ने कहा है कि कुछ लोग अग्निवीर योजना के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। अग्निवीर को समाप्त करने की बात करना सुसाइड करने जैसा फैसला होगा। अगर हम सुसाइड करना चाहते हैं तो कर लें। इंडियन आर्मी को हम नीचे गिराना चाहते हैं, कर दें। इंडियन आर्मी को हम तहस नहस करना चाहते हैं, कर दें। इंडियन आर्मी का एक सिस्टम बन गया है, उसको हम तोड़ना चाहते हैं, तोड़ दें। लेकिन जो सुनिए जो लोग यह कह रहे हैं वो न तो बैटल फ्रंट पर जाएंगे, न तो कमांड करेंगे आर्मी को, न कमांड करेंगे बटालियन को, न कमांड करेंगे अग्निवीर को, न कमांड करेंगे रेगुलर सोल्जर को, और न तो कभी वो फाइट के लिए ये कुछ प्लान भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो SC कमीशन ने SC/ST कल्याण बोर्ड में फंड का दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कर्नाटक सरकार भी ये मान रही है कि फंड का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि वो इस मामले में अपने मंत्रियों को क्लीन चिट भी दे रही है। अब SC कमीशन ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। आपको छोड़े जा रहे हैं देश की कुछ अन्य बड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। राज्य में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड कारों के लिए रोड टैक्स माफ करने की घोषणा की है। इसके साथ ही मजबूत हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों और प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पंजीकरण शुल्क पर 100% छूट देने की बात कही गई है। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने कार्रवाई करते हुए बिहार से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में एक परीक्षार्थी है, जबकि दूसरा एक अन्य कैंडिडेट का पिता है। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने न्यायमूर्ति शील नागू को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद रहे।
आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के खिलाफ दायर चार्जशीट पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। कोर्ट ने इसी मामले में के कविता को भी 12 जुलाई को पेशी के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक डॉक्टर समेत करीब 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस रैकेट में शामिल लोग हर ट्रांसप्लांट के लिए 25 से 30 लाख रुपए लेते थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट से संबंधित इस अवैध धंधे को 2019 से ही संचालित किया जा रहा था। IIT जोधपुर इस शैक्षणिक सत्र से बीटेक प्रथम वर्ष की पढ़ाई अंग्रेजी के अलावा हिंदी में भी शुरू करने जा रहा है। छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से संस्थान ने ये पहल की है ताकि छात्र बेहतर तरीके से सीख सकें। वैट स्कैम से जुड़े दोषियों पर कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने हरियाणा में 14 जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान राज्य सरकार के 3 HCS अफसरों के साथ साथ अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी की गई। पंजाब के तरनतारन जिले के सीमावर्ती इलाके में BSF जवानों ने हेरोइन के साथ एक संदिग्ध ड्रोन को बरामद किया। इसके साथ ही सुरक्षा बलों ने कई घंटों तक संदिग्ध इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया। भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2024 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स जारी किया है। RBI द्वारा जारी इंडेक्स में मार्च 2024 का वित्तीय समावेशन इंडेक्स 64.2 दर्ज किया गया, जो मार्च 2023 में 60.1 पर था। 2021 से हर साल RBI इस इंडेक्स को जारी करता रहा है, जो भारत में वित्तीय सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है। RBI द्वारा जारी बयान के मुताबिक वित्तीय समावेशन के हर क्षेत्र में प्रगति दर्ज की गई है। और श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ। पिछले 10 दिनों में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन किए हैं।